बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शहबाज हिस्ट्री हब। क्या आप जानते हैं एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया का हर पांचवां इंसान रोमन था? और क्या आप ये यकीन करेंगे कि एक शहर सिर्फ 2 बच्चों और एक भेड़िया की कहानी से शुरू हुआ? रोम, वो सल्तनत जिसने पहली बार सेनेट, जमहूरियत और एक मुनज़्ज़म फौजी निजाम दुनिया को दिया। लेकिन हैरान कुन बात यह है, इतनी ताकतवर सल्तनत को किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके अपने निजाम ने अंदर से खोखला कर दिया। कहा जाता है रोम को बाहर से नहीं अंदर से शिकस्त हुई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक छोटा सा गांव दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना? और फिर क्यों तारीख का एक सबक बनकर रह गया? आज की वीडियो में हम जानेंगे रोमन एम्पायर के वो राज, वो सच्चाइयां जो आपको हैरान कर देंगी। तसव्वुर करने की बात है कि एक ऐसा शहंशाह हो जो अपने मेहमानों की दावत इस अंदाज में करे कि उन पर छत से इतने फूल बरसा दे कि लोग उन फूलों के वजन और दम घुटने से ही मर जाएं। हाँ, ये वाकई एक खौफनाक मंजर है। और इसके साथ ही एक ऐसी अजीम फौज का तस्वुर भी करना पड़ता है जो दुश्मन से ज्यादा अपने ही कमांडर से डरती हो। बिल्कुल, क्योंकि किसी फौजी टुकड़ी से गलती होने पर सजा के तौर पर हर 10वें सिपाही को उसके अपने ही साथी कत्ल कर देते थे। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम इन्हीं हैरत अंगेज हटाइक पर बात करने वाले हैं। हाँ, और हमारे पास जो तहकीक और तारीखी ज़राए मौजूद है, खास तौर पर जो सोर्स है राइज एंड रूइन द 2200 years सागा ऑफ रोम, हम उसका गहराई से मुताले करेंगे जी। और हमारा मकसद सिर्फ तारीख पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि तारीख की सबसे अजीम सल्तनत आखिर अंदर से सड़ती और खोखली कैसे हुई। और सबसे अहम बात, क्या आज की आलमी ताकतें वही पुरानी गलतियां दोहरा रही हैं? ये वाकई ताकत और उसके जवाल को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। मतलब रूमी सल्तनत सिर्फ एक दौर नहीं थी, ये एक मुकम्मल तजुर्बा था। हाँ, तजुर्बा था, लेकिन जब हम इस अजीम इमारत को देखते हैं जो 2000 साल तक कायम रही, तो मैं सोचती हूँ कि हमें इसकी बुनियादों में झांकना चाहिए। बिल्कुल, इस सल्तनत की शुरुआत ही में कुछ ऐसी खामियां थीं जो आगे चलकर इसके जवाल की सबसे बड़ी वजह बनी। तो चलिए इन्हीं बुनियादों को खोद कर देखते हैं। रोमन की शुरुआत का किस्सा ही अपने आप में बहुत खूंखार है जी। 753 कब्ल अज़ी मसीह का जिक्र आता है, जब रोम्यूनस और रीमस नाम के 2 जुड़वां भाई थे। रिवायत है कि इन्हें बचपन में मरने के लिए दरिया में फेंक दिया गया था। अच्छा, लेकिन एक मादा भेड़िए ने इन्हें बचाया, और जब ये बड़े हुए तो इन्होंने अपना शहर बसाने का फैसला किया। लेकिन शहर किस पहाड़ी पर बनेगा, इस छोटी सी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। और नतीजा क्या निकला? रोम्यूलस ने अपने ही भाई रीमस का कत्ल कर दिया। हाँ, और देखिए, ये सिर्फ एक तारीखी वाकया या कहानी नहीं है, ये रोम के डीएनए की पहली सबसे वाज़ेह निशानी थी। रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। सिर्फ एक कत्ल से पूरी कौम का मिजाज थोड़ी तय हो जाता है। तारीख में तो हर बादशाह ने ताकत के लिए अपने भाइयों को मारा है। इसमें रोम की क्या खास बात थी? रोम की खास बात यह थी कि इन्होंने इस तशद्दुद को रियासती हिकमत अमली बना लिया था। मिसाल के तौर पर रोम्यूलस ने शहर तो बसा लिया, लेकिन वहां की आबादी बढ़ाने के लिए उसने आसपास के इलाकों से मुजरिमों और भगोड़ों को पनाह दी। तो मर्द तो आ गए, लेकिन शहर में औरतें नहीं थी। बिल्कुल, औरतें नहीं थीं। तो आबादी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? रोम्यूलस ने पड़ोसी कबाइल जैसे सबीन, उनको एक जश्न में दावत दी। अच्छा, दावत के बहाने बुलाया? जी, दावत के बहाने बुलाया। और जब वो लोग अपनी औरतों के साथ जश्न में मसरूफ थे तो रोमी मर्दों ने अचानक हमला करके उनकी जवान औरतों को अगवा कर लिया। बाप रे। हाँ, और उनसे जबरदस्ती शादियां कर ली। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि ये कोई इत्तेफाकी या हंगामी हालात नहीं थी। यानी ये बाकायदगी के लिए एक मंसूबा बंदी के तहत किया गया तशद्दुद था। बिल्कुल, मकसद के लिए तशद्दुद। उनके लिए महज गुस्से का इजहार नहीं था, बल्कि मसाइल हल करने का एक मंतकी तरीका था। तो मैं इसे ऐसे देखती हूँ जैसे किसी फलक बोस इमारत की बुनियादों में सीमेंट की जगह बारूद भर दिया जाए। वो इमारत तेजी से खड़ी तो हो सकती है, लेकिन जब पूरी रियासत की शुरुआत धोखे और कत्ल पर मबनी हो तो उसका मरकज हमेशा तबाहकुन ही रहेगा। सही कहा, और यही नतीजा निकला। जब इन्होंने बाहर वालों पर तशद्दुद का आदी होना शुरू किया तो वक्त के साथ ये रवैया अपने ही लोगों की तरफ मुड़ गया। जिसे हम उनका बादशाहत का दौर कहते हैं, वहाँ यही ताकत आम रोमियों के खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। जी, और इस जुल्म की इंतहा तब हुई जब इनका 7वां बादशाह टर्क्विनियस द एरोगेंट यानी मगरूर टर्क्विनियस इक्तिदार में आया। इसके दौर में रोम में शानदार तामीरात हुई। हाँ, मुश्तरी का अजीम मंदिर बना और ट्रोय का मैक्सिमा, जो कि उस वक्त का सबसे जदीद सीवरेज सिस्टम था, वो बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि इन अजीम उश शान मंसूबों के पीछे मैकेनिज्म क्या था? इनकी कीमत तो आम आवाम ने अदा की थी ना। आम शहरियों से जबरदस्ती मजदूरी करवाई गई और हजारों आम लोग उन अंधेरी सुरंगों में काम करते हुए जान से हाथ धो बैठे। बिल्कुल, और इस जुल्म का जो क्लाइमैक्स था वो और भी ज्यादा संगीन था।
बादशाह के बेटे सेक्सटस ने एक निहायत मुअज़्ज़ज़ खातून लुक्रीशिया का इस्तेहसाल किया। और लुक्रीशिया ने इस जिल्लत को बर्दाश्त करने के बजाय अपने आप को खंजर मारकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़ये ने आम लोगों के अंदर मौजूद उस बारूद को आग लगा दी। सही बात है। 509 कबल अज़ीम मसीह में ब्रूटस की क़यादत में अवाम ने बगावत की और बादशाह को शहर से निकाल बाहर किया। और यहाँ से रोम में जमहूरिया यानी रिपब्लिक का आगाज होता है। ये वो दौर था जब रेक्स यानी बादशाह का लफ्ज रोमियो के लिए एक गाली बन गया था। और उन्होंने एक नया नारा दिया, SQR, यानी रोम की सेनेट और आज़ाद अवाम। तो चलें इसके मुख्तलिफ पहलुओं को खोल कर देखते हैं। बादशाह चला गया तो इसका मतलब है आम आदमी आज़ाद हो गया, ठीक? नहीं, यही तो सबसे बड़ा धोखा था। बादशाह जरूर चला गया, लेकिन ताकत अवाम के पास नहीं आई, ताकत सेनेट के पास आ गई। अच्छा, सेनेट के पास? जी, और सेनेट किन लोगों पर मुश्तमिल थी? पेट्रिशियंस यानी अशरफिया और अमीर तरीन लैंडलॉर्ड्स, जबकि दूसरी तरफ प्लेबियंस थे यानी आम गरीब किसान और मजदूर। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो रोमियो ने सिर्फ एक ताज वाले जालिम को हटाकर तोगा पहने हुए 300 जालिमों को खुद पर मुसल्लत कर लिया था। आम आदमी कल भी पिस रहा था और आज भी पिस रहा था। बिल्कुल, और इसकी एक मिसाल फराहम करदा तहकीक में भी मिलती है। एक बूढ़ा जख्मी रोमी फौजी जो साल साल रोम की फतह के लिए जंगें लड़ता रहा, जब वो वापस शहर आया तो उसने देखा कि उसकी ज़मीन और खेत एक अमीर सेनेटर ने कब्जे में ले लिए हैं। और वो फौजी माशी तौर पर इतना तबाह हुआ कि उसे कर्जे के बोझ तले कैदी बना लिया गया। जी हाँ, जब वो आम आवाम के सामने लाया गया तो उसके सीने पर दुश्मन के दिए हुए जख्म थे और पीठ पर कर्जा ख्वाहों के मारे हुए कोड़ों के निशान थे। ये देखकर तो लोग भड़क उठे होंगे। अवाम ने जब अपने फौजी की ये हालत देखी तो पूरे रोम में एक अजीम हड़ताल हो गई। गरीब अवाम शहर छोड़कर बाहर निकल गए। और इस हड़ताल का असर समझना बहुत जरूरी है। पेट्रिशियंस के पास पैसा जरूर था, लेकिन फौज में लड़ने वाले, खेत में काम करने वाले और शहर की सफाई करने वाले आम प्लीबेनियंस ही थे। जब मजबूरी बन गई तो पेट्रिशियंस को झुकना पड़ा। 450 कबल अज़ीम मसीह में रोम का पहला तहरीरी कानून लिखा गया, जिसे 12 टेबल्स या 12 तख्तियां कहा जाता है। अवाम इस पर बहुत खुश थे कि अब उनके हुकूक लिख दिए गए हैं। लेकिन फिर वही बात आती है, अगर कानून लिख दिया गया और चौराहे पर लटका दिया गया तो मसला तो हल हो जाना चाहिए था ना। आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि कानून का होना और कानून का नाफिज होना दो अलग बातें हैं। लिखा हुआ कानून सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, अगर उसे लागू करने वाले वही अशराफिया हों। हाँ, अदालतें, जजेस और फैसले करने का इख्तियार तब भी पेट्रिशियंस के पास ही था। 12 टेबल्स अवाम की हकीकी आज़ादी का परवाना नहीं थे, बल्कि ये उन्हें बगावत से रोकने और सल्तनत के पहिए को चलाते रहने का एक मेहराना समझौता था। अंदरूनी महाज पर आम आदमी को इस झूठी तसल्ली में उलझाकर रोमी अशरफिया ने अपनी नजरें बाहर की तरफ कर लीं। और यहाँ से शुरू होता है रोम की तौसी पसंदी का वो दौर जिसने उन्हें आलमी ताकत बनाया। लेकिन इस फौजी तौसी के पीछे भी एक मैकेनिज्म था। इन्हें अचानक पूरी दुनिया फतह करने का शौक नहीं चढ़ाया था। 390 कबल अज़ीम मसीह में गॉल्स नाम के कबाइल ने रोम पर हमला किया। रोमी फौज बुरी तरह हार गई, शहर जलाया गया और उन्हें अपना शहर वापस लेने के लिए दुश्मन को सोने का ढेर देना पड़ा। इस बेइज्जती ने रोमियों के जहन में एक खौफ बिठा गया कि अगर जिंदा रहना है तो एक ऐसी अस्करी मशीनरी बनना होगा जिसे कोई हरा ना सके। और वही अस्करी मशीनरी उनकी पहचान बन गई। उन्होंने एक ऐसी पेशावर तनख्वाहदार फौज बनाई जिसका डिसिप्लिन मिसाली था। एक फौजी पर 25 किलो वजन लादा जाता और उससे सख्त तरीन मार्च करवाया जाता था। और डिसिप्लिन इतना सख्त कि थोड़ी देर पहले हमने उस खौफनाक सजा का जिक्र किया था। जी, जिसे डेसिमेशन कहा जाता था। अगर कोई फौजी टुकड़ी मैदान जंग से भागती या हुक्मदुली करती तो पूरी टुकड़ी को कतार में खड़ा करके हर 10वें फौजी को उसके अपने साथी मार देते थे। मतलब मकसद वाज़ेह था, फौजी के दिल में दुश्मन के हथियार से ज्यादा अपने कमांडर के हुक्म का खौफ होना चाहिए। बिल्कुल, और इस फौजी मशीनरी को बरकरार रखने के लिए मुसलसल जंगें लड़नी पड़ी। इस अस्करी मशीनरी को मैं एक शानदार तशबीह से बयान करना चाहूंगी। रोम की फौज एक बड़ी शार्क मछली की तरह हो चुकी थी। शार्क अगर तैरना बंद कर दे तो उसके गलपरों में पानी नहीं गुजर पाता और वो डूबकर मर जाती है। सही तशबीह है। रोम की फौजी मशीनरी और मईशत का भी यही हाल हो गया था। इन्हें अपनी बका के लिए मुसलसल जंगें लड़नी थी, नए इलाके फतह करने थे, ताकि वहां से आने वाले वसाइल और लूटी हुई दौलत से इस अजीम फौज को तनख्वाहें दी जा सके। यानी रुकने का मतलब मौत था। हाँ, और इस मुसलसल तैरते रहने की जरूरत ने उन्हें कार्थेज जैसी अजीम आलमी ताकत से टकरा दिया। प्यूनिक जंगें जो लगभग 118 साल तक चली। जी, और इन जंगों में रोमियो ने दिखाया कि वो अपने मकसद के हुसूल के लिए किस कदर इजाद पसंद और बेरहम हो सकते थे। मिसाल के तौर पर समुंदरी जंगों को ही ले लें। कार्थेज की बहरी फौज उस वक्त दुनिया की बेहतरीन फौज थी, जबकि रोमी समंदर में लड़ना बिल्कुल नहीं जानते थे। तो रोमियो ने क्या किया? उन्होंने कॉर्वस इजाद किया। हाँ, उन्होंने सोचा कि अगर हम समंदर में शिप चलाने में उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो क्यों ना समंदरी जंग को खुश्की की जंग में तब्दील कर दें। उन्होंने अपने जहाजों पर लकड़ी का एक लंबा पुल बनाया जिसके आगे एक भारी लोहे का कांटा लगा था। जब दुश्मन का जहाज करीब आता वो उस पुल को दुश्मन के जहाज पर गिरा देते।
कांटा लकड़ी में फंस जाता, दोनों जहाज आपस में जुड़ जाते। और रोमी फौजी भागते हुए दुश्मन के जहाज पर पहुंचकर उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तब्दील कर देते। ये उनकी सोची समझी हिकमत अमली का शाहकार था। और इसका अंजाम 1406 कब्ल अजीम मसीह में कार्थेज की मुकम्मल तबाही पर हुआ। रोमियो ने न सिर्फ शहर जलाया बल्कि वहां की जमीन पर नमक छिड़क दिया ताकि वहां दोबारा कुछ ना उग सके। लेकिन यही फतूहात आगे चलकर इनके अपने निजाम की तबाही का सबब बनी, राइट? कार्थेज को हराने और लगातार फतूहात के बाद रोम में बाहर से बेपनाह दौलत और लाखों की तादाद में गुलाम आने लगे। इस मकाम पर आकर रोम की मईशत एक तरह से जहरीली हो गई। अमीर पेट्रिशियंस ने इन मुफ्त गुलामों को अपनी जमीनों पर लगा दिया, जिन्हें लिटिफुंडिया कहा जाता था। वेट, इस माशी पहलू को थोड़ा खोलकर देखते हैं। अगर बाहर से पैसा और सस्ती लेबर आ रही थी तो मुल्क को तो अमीर होना चाहिए था ना? निजाम खराब क्यों हुआ? क्योंकि वो सस्ती लेबर सिर्फ अमीर को फायदा पहुंचा रही थी। किसी भी आम रोमी किसान का तसव्वुर करें जो सालों तक रोम के लिए बाहर जंगें लड़ता रहा, जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके छोटे खेत अमीर अशराफिया ने खरीद लिए हैं। अच्छा। अब वो किसी जमींदार के पास मजदूरी मांगने जाता है तो जमींदार कहता है, मुझे तुम्हें तनख्वाह देने की क्या जरूरत है जब मेरे पास मुफ्त में काम करने वाले गुलाम मौजूद हैं। नतीजा ये निकला कि मुआशरे का मिडिल क्लास मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हजारों की तादाद में बेरोजगार और भूखे लोग रोम शहर में आ गए। अवाम के सामने अब जमहूरिया का आईना साफ था। उन्हें पता चल गया था कि सेनेट सिर्फ अमीर की होकर रह गई है। उनकी तकलीफ और अशराफिया की ऐशो इशरत में कोई मुआवजा ही नहीं रहा था। और इस मुआवजे का अंदाजा उन शाख खर्चियों से लगाएं। एक शहंशाह हेलियोगाबालस बुलबुलों की जुबानें खाता था। क्या बात कर रहे हैं, बुलबुलों की जबानें? जी हाँ, और अवाम को सदियों तक सिर्फ दो चीजों पर खामोश रखा गया, ब्रेड एंड सर्कसेस, यानी मुफ्त गंदम और ग्लैडिएटर का खूनी खेल। आम आदमी इन हालात से इतना मुतनफ्फिर हो चुका था कि अब उसका इन इदारों और आज़ादी के नारों पर से एतमाद उठ गया था। उन्हें बस एक ऐसी ताकतवर शख्सियत चाहिए थी जो इस फसाद निजाम को उखाड़ फेंके, भले वो डिक्टेटर ही क्यों ना हो। और जब इदारे अपना एतमाद खो दें, अवाम सिस्टम से बागी हो जाएं, तो वहां दरवाजे खुलते हैं जूलियस सीजर जैसी शख्सियत के लिए। 49 कब्ल अजीम मसीह में जब सीजर ने कानून तोड़ते हुए अपनी फौज के साथ रूबिकॉन नदी पार की तो आम आवाम ने उसका रद्द अमल बगावत से नहीं बल्कि खुशी से दिया, क्योंकि वो उस करप्ट सेनेट से निजात चाहते थे। सीजर तहायात डिक्टेटर बन गया और यहाँ ब्रूटस उन्हीं बागियों की औलाद जिन्होंने बादशाहों को निकाला था। उसने चंद सेनेटर्स के साथ मिलकर जमहूरिया को बचाने के नाम पर सीजर का कत्ल कर दिया। यहाँ एक सबसे बड़ी आयरनी, एक अजीब तजाद देखें। ब्रूटस ने ये सोचकर खंजर मारा कि सीजर मर जाएगा तो जमहूरिया वापस आ जाएगी, लेकिन जब निजाम अंदर से इतना गल सड़ चुका हो तो उसे बचाने की हर कोशिश उल्टा तबाही लाती है। नेट को ताकत नहीं दी बल्कि एक ऐसी खाना जंगी को जन्म दिया जिसने आखिरकार रोम को बाकायदा शहनशाहियत यानी एम्पायर के अंधेरे में ढकेल दिया। आगे आने वाले कमोडस जैसे शहनशाह जो स्टेडियम में आकर नकली मुकाबलों में हिस्सा लेते और एक दिन में 100 भालू मारते थे, ये बाजुओं की ताकत का इजहार नहीं था, ये सल्तनत के खोखले होने की अलामत थी। और फिर वक्त के साथ वही हुआ जो होना था। रोम अपनी भारी फौजी मशीनरी, अजीम तर माशी अदम मसावात, खाना जंगियों और अपने ही बॉर्डर्स को कंट्रोल न कर पाने की वजह से 476 ईस्वी में बर्बारियंस के हाथों गिर गया। और इस मकाम पर आकर इस पूरी गुफ्तगू का वो पहलू सामने आता है जो सच में डरावना है। मैं यहाँ वाजे कर दूं कि हमारे पास जो मवाद है, इस तहकीक का मकसद किसी खास जदीद मुल्क की हिमायत या तनकीद करना नहीं है। बिल्कुल, ना ही हम यहाँ किसी की पॉलिटिकल साइड ले रहे हैं। ये प्योरली एक डेटा ड्रिवन कंपैरिजन है। जी, तहकीक में रोमी सल्तनत के जंगी अखराजात, घरेलू माशी बहरान और तौसी पसंदी का एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है। और जब उस ग्राफ को आज की मौजूदा सुपर पावर्स बिलखुसूस अमेरिका और दीगर बड़ी ताकतों पर रखा गया तो मुमासलत किसी के लिए भी हैरानकुन हो सकती है। अगर देखा जाए तो आज क्या हो रहा है, आज सुपर पावर्स के पास खरबों डॉलर की फौजी सनत है। रोम की तरह उन्होंने पूरी दुनिया में अपने फौजी अड्डे बनाए हुए हैं। बैरूनी जंगों में उलझने का एक मुसलसल चक्कर चल रहा है, ठीक उसी शार्क की तरह जिसे हर वक्त तैरना है। जब असलहा बनाएंगे तो असलहा बेचेंगे भी और चलाएंगे भी। ठीक, बिल्कुल। इसके नतीजे में मुल्क के अंदर मईशत सिकुड़ रही है। रोमी अवाम की तरह आज के आम शहरी के लिए तालीम, इलाज और घर जैसी बुनियादी जरूरियात नाकाबिले रसाई होती जा रही हैं, क्योंकि ताकतवर इदारे अवाम की परवाह किए बगैर बैरूनी महाजों पर वसाइल झोंक रहे हैं। और फरहम करदा हकाइक में एक टर्म इस्तेमाल हुई है, बॉम्ब डिप्लोमेसी। आज हम देख रहे हैं कि सॉफ्ट पावर यानी सफारतकारी और गुफ्तगू शनीद के बजाय सिर्फ पाबंदियों और ताकत का नंगा इस्तेमाल हो रहा है। मसले हल नहीं किए जाते बल्कि दुश्मन को क्रश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन रोम की मिसाल हमें क्या बताती है? जब रोम ने बार बार ताकत का इस्तेमाल किया तो उसने दरअसल छोटे छोटे कबाइल को यकजा होकर एक बड़ा दुश्मन बनने पर मजबूर कर दिया, जिसने आखिरकार रोम के दरवाजे तोड़ दिए। आज की आलमी सियासत में ये बॉम्ब डिप्लोमेसी हमें आग और एटमी तबाही के दहाने पर ला खड़ा करती है। मेरा मानना है कि निज़ाम का जवाल बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा अपनी खुद साख्ता कमजोरियों से होता है। जब आपका इदारा सिर्फ इलीट्स की हिफाजत करे और अवाम को लावारिस छोड़ दे, जब पूरी मईशत जंग पर मबनी हो तो तबाही मुकद्दर बन जाती है।
روم کی سب سے بڑی طاقت ہی اس کی کمزوری بن گئی تھی۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ نکالتے ہوئے میں ایک ایسی بات یہاں رکھنا چاہتی ہوں جو واقعی ذہن کے بند دریچے کھول دیتی ہے۔ ہم نے 476 عیسوی میں ویسٹرن رومن امپائر کے گرنے اور تباہ ہونے کی بات کی، جی بالکل۔ لیکن ایک چھوٹی سی حقیقت یہ بھی ہے کہ روم کا مشرقی حصہ، جسے ہم بائزنٹین امپائر کہتے ہیں، وہ اس صدیوں کی تباہی کے بعد بھی مزید 1000 سال تک زندہ رہا۔ لیکن انہوں نے ایسی کون سی حکمت عملی اپنائی تھی جو دوسرے حصے کے پاس نہیں تھی؟ اور یہی تو وہ دلچسپ سوال ہے۔ ایسٹرن روم نے خود کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح بدل لیا۔ انہیں اپنا دارالحکومت روم سے ہٹا کر کانسٹینٹینوپل یعنی استنبول لے جانا پڑا۔ اچھا۔ انہیں اپنے ہزاروں سال پرانے پیگن مذہب کو چھوڑ کر عیسائیت کو نافذ کرنا پڑا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا سیاسی نظام چھوڑ دیا۔ مختصراً اس عمارت کی بنیادوں میں جو بارود تھا اس سے بچنے کے لیے انہیں پوری عمارت ہی گرانی پڑی اور اپنی مکمل شناختی تبدیل کرنی پڑی۔ یعنی انہوں نے اپنا سب کچھ بدل دیا تھا۔ جی ہاں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج کی سپر پاورز اور عالمی نظام کو بھی اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے اپنی موجودہ شناخت اور حکمت عملی کو مکمل طور پر ترک کر کے کچھ نیا بننا پڑے گا؟ یہ ایک ایسی فکر انگیز تجویز ہے جو واضح کرتی ہے کہ بقا کسی ضد میں نہیں بلکہ اپنی غلطیوں کو پہچان کر خالصتاً نئی سمت طے کرنے میں ہے۔ اور اس سمت کا تعین کیسے اور کب ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آج کے اس جائزے کو یہیں روکتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں اگلی گفتگو میں۔